Good morning everyone. How are you all? Welcome here for the physics class. Here chapter number 2, force and laws of motion. So here we will start the revision. Okay. So already we have done this chapter, but now in the revision we will study about what is a force. Okay. So to open a door we have to push, है ना? To close a door we have to pull. Some to move an object we have to push or pull, drag करते हैं. Something we lift, है ना? So lifting is also a type of force. So in that case force is what? Any push or pull that is applied on an object to move or change its direction, then simply it is called a force. ठीक है. So the any push or pull that is called, है ना, is called a force. क्लियर होगी बात? तो सिंपल सी है कि फोर्स क्या है कि टू मूव एन ऑब्जेक्ट. अब आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा वो ऑब्जेक्ट उठा देना या वो डिब्बा उठा लाना, तो टू मूव दैट ऑब्जेक्ट और टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट द मस्कुलर फोर्स जो हम अपना मसल्स फोर्स लगाते हैं, सो दैट इज़ व्हाट एनी पुश और पुल, लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, पुशिंग, सो ऑल in the category of force. Okay, so and now here the effects. The force cannot be seen. हम देख नहीं सकते हैं कि हम जब इसको मूव कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखता है, गेट बंद होते हुए दिखता है, ओपन होते हुए दिखता है, बट नहीं दिखता है. द फोर्स इज इनविजिबल, है ना, बट इट्स इफेक्ट कैन बी विजिबल. ठीक है, इफेक्ट दिखते हैं बट द फोर्स इज नॉट विजिबल. सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि एनी पुश और पुल इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव. ओके, सो द फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कोई फोर्स अप्लाई करते हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज नॉन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मीन्स क्या होगा कि इज नॉन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो भी डायरेक्शन होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड किया जाता है उसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या शिफ्ट होता है या पुल. ओके, सो टू नॉन एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. हमने पढ़ा है कि इफ द ओनली मैग्नीट्यूड इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी, बट इन केस ऑफ फोर्स जो अप्लाइड करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन. ठीक है, अब आपको पता है कि ये गेट है और इस गेट को मुझे उस साइड बंद करना है, तो आप उसके अपोजिट उस दूसरे साइड से ही तो डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे. तो इन विच डायरेक्शन फोर्स द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सो डायरेक्शनल है फोर्स एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको डिनोट करते हैं एफ वेक्टर. ठीक है, ये शो कर रहा है वेक्टर. सो सेम एज वी हैव स्टडीड फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी. इन वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्लियर हो गया? सो व्हाट वी हैव डिस्कस कि फोर्स को हम देख नहीं सकते, इट्स इफेक्ट्स आर विजिबल. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स? सिंपल है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एन ऑब्जेक्ट तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. चेंजेस दैट थिंग्स आर नॉन एज द इफेक्ट्स. ठीक है, सो नंबर 1, द फोर्स कैन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट मूव. सो हियर सिंपली द फोर्स जो होता है, फोर्स कैन मूव. मूव किसको करेगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स होता है रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और कोई चीज़ बच्चे एक पहिया डंडे से घुमाते हैं, तो पहिया जब स्लो होने वाला होता है तो हम उस पर डंडा मार देते हैं और उसकी स्पीड दोबारा से बढ़ जाती है, ठीक है। या हम कोई चीज़ हाथ से घुमा रहे हैं तो जैसी स्पीड कम होने वाली होती है तो फिर हम हाथ से उसकी हिट करते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है। दैट मीन्स व्हाट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड, चेंज द, बढ़ा देता है फोर्स। थर्ड आएगा, थर्ड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ मूव कर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, सो दैट ब्रेक इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो फोर्स लगाते हो आप ब्रेक को, हैंडल को से पर जब ब्रेक से प्रेस करते हैं, सो दैट इज अ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इंजन का फोर्स तो एक सेम डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो गाड़ी चल रही है, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो दैट मीन्स व्हाट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। हमने देखा कि ये and the bowler is throwing the ball to the batsman and batsman hits that ball। जब वो hit करता है so it may be go in this direction, maybe in this direction, maybe in, we can change the direction of the object by applying a force। so simple हो गया कि जो force है, आपने देखा होगा फुटबॉल मैच जब चलता है, so the ball is coming from this side and the when we kick so it goes in another side, ठीक है। it goes in the direction of force, इसीलिए हमने पहले पढ़ लिया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है the object moves in that direction। okay, so simply the force can the direction, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि कोई चीज़ रखी हुई है, हवा जिस डायरेक्शन में चलती है वो चीज़ उसी डायरेक्शन में उड़ने लग जाती है, ठीक है। अभी कोई चीज़ इधर मूव कर रही है, लेट्स सपोज इन दिस डायरेक्शन, एंड हम फोर्स ऐसे लगा देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो सिंपल है। नेक्स्ट आता है, फोर्स कैन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेपर है, पेपर का शेप है, ठीक है। आप जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे इट स्क्रैम्बल, है ना, और कस के प्रेस करते हैं और पुश करते हैं और स्क्रैम्बल हो जाता है। सो दैट मीन्स व्हाट, टिन कैन को हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं वो, सो दैट मीन्स व्हाट, वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग फोर्स कैन चेंज द शेप एज वेल एज साइज, ठीक है। शेप भी कर देता है और साइज भी कर देता है। इन केस ऑफ स्प्रिंग व्हेन वी अप्लाई फोर्स सो इट स्ट्रेच, सो रबर बैंड स्ट्रेच, रबर स्ट्रेच, बॉल को प्रेस करते हैं तो उसका साइज, शेप। बलून में जब एयर फिल करते हैं तो इन्फ्लेटेड बलून का साइज इंक्रीज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो बॉल ऐसी होती है, जब हम प्रेस करते हैं तो ऐसी हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, सिंपली वी कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। इन दैट वे वी हैव स्टडीड कि फोर्स विजिबल नहीं है, इट्स इफेक्ट्स आर विजिबल। सो सम ऑफ द इफेक्ट्स वी हैव डिस्कस विद द एग्जाम्पल्स कि हाउ वी कैन सी द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। ओके, सो नाउ कम्स टू द another category of force, that is balance and unbalanced force. Okay, to balance and unbalanced force, balanced force or unbalanced force, ठीक है। सिंपली बैलेंस मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स। लेट सपोज आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इफ़ द ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इक्वली, सो रिजल्टेंट नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज कि 10 न्यूटन अप साइड लग रहा है, 10 न्यूटन डाउन साइड लग रहा है, 15 न्यूटन लेफ्ट साइड लग रहा है और 15 न्यूटन राइट साइड लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस आउट कर दिया, 15 ने एक दूसरे को क्रॉस आउट कर दिया। इसका मतलब हुआ कि इफ़
the forces applied, many forces are there na, so if all forces applied on an object and their resultant net force is, अगर resultant net force है 0 is said to be as a balance force. तो definition क्या हो जाएगी कि several forces when applied on an object and their resultant force, their resultant net force is 0, then it is said to be as balance force. Okay, so if the resultant, जो उनका रिजल्ट आएगा समरी करके, जो समराइज करके रिजल्ट आएगा, सो द रिजल्टेंट फोर्स, इफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट नेट फोर्स, नेट मीन्स नेट टोटल है ना, टोटल फोर्स इज 0, देन इट इज सेड टू बी अ बैलेंस फोर्स. अभी एग्जांपल समझेंगे. अब आता है अनबैलेंस फोर्स. So when the applied force, when the several forces are applied on an object and their resultant, if the resultant net force is not 0, net force is not 0, तो फिर क्या हो जाएगा? Unbalanced force. For example, the two persons are pulling the rope in one direction, the person is pulling in this direction, another person is pulling the rope in this direction. ठीक है. If they are applying the same force, अगर ये भी 15 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और ये भी 15 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों बराबर साइड से, दोनों इक्वली अपोजिट साइड पर अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स उस टाइम पर हो रहा है 0. इन दैट केस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. हो गया कि व्हेन द बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन द रिजल्टेंट नेट फोर्स इज 0, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट इट्स पोजीशन. तो इसका मेन पॉइंट है द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ठीक है, क्लियर होगी बात. अब अगर ये 15 और ये 15 न्यूटन, जब दोनों का साइड सेम था, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे थे, इस दैट टाइम द ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट फोर्स 0 था और ये मूव नहीं कर रहा था, मूव नहीं करेगा. ठीक है. बट इन केस कि अनदर पर्सन केम्स और आइदर इट अप्लाइड अ मोर फोर्स, वन साइड पर अगर मान लीजिए दूसरा आदमी आ गया और ये हो गया 25 न्यूटन, सो द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ग्रेटर फोर्स. सिंपल सी बात है कि कोई ये जो अगर जो ये रस्सा था, तो रस्सा होता है ना टग ऑफ बार, तो अप्लाई करते हैं. जब बराबर फोर्स लग रहा था तब वो अपनी जगह पर ही था, रिजल्टेंट फोर्स 0 था, बैलेंस फोर्स. अब वन साइड मोर फोर्स इज अप्लाइड एंड दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स. इसका मतलब हुआ कि जब रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है वो नॉट 0 है, जब 0 नहीं है, कि इसका मतलब क्या होगा? 25 है और इधर 15 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकला? 10, क्योंकि ये 25 है और ये 15 है, सो रिजल्टेंट निकला 10. और 10 के डायरेक्शन में, 10 का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ये ज़्यादा है. ठीक है. सो 25 माइनस 15, ओके, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, अपोजिट माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है और इसका डायरेक्शन इधर होगा. दैट मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट विल मूव, द टीम विल विन, दिस टीम विल विन. सो सिंपली अनबैलेंस फोर्स. तो अनबैलेंस फोर्स, व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट विल मूव, लिख देंगे ऑब्जेक्ट विल मूव. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो ऑब्जेक्ट मूव करता है कब? जब कोई होता है. सो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट फोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन, है ना. तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ मोशन in respect of force. Okay, so our topic is of motion, and these laws of motions are Newton's laws of motion. ठीक है. क्यों? क्योंकि
defined by Newton, and these Newton's laws of motion gives the relationship between force and किस किस के बीच में रिलेशंस है, फोर्स एंड द ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, अभी हमने क्या बात डिस्कस की थी, यही कि हम मोशन, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे इन रेस्पेक्ट टू फोर्स। तो सिंपल सा है कि फोर्स और ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या रिलेशन है, दैट इज द लॉज नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दिस गिव्स अस द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो हियर वी आर फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का वर्ड तो लगेगा ही। ठीक, so it may be asked like who has given the laws of motion, तो न्यूटन्स has given। okay, so laws of motion, first में हमने पढ़ा कि if the object at rest will remain at rest, if the object in motion will remain in motion until and unless an external applied on that object। इसका मतलब हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, remain at rest, if the object at rest, remain at rest, okay, if the object is in motion, will continue in the state of motion, continue in the state of motion, कब तक, जब तक कि external force is not अप्लाइड। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, सो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन until an external force is, until जब तक कोई भारी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन रहेगी। और इफ वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फोर्स इन द केस ऑफ नॉर्मल डेज, एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स की बात करें तो आप कहेंगे कि व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, तो इट विल कंटिन्यू रोलिंग until an external force will not applied, कि जब तक ये बॉल कब तक, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हुआ कि अगर हमने एक बॉल रोल कर दी, इट विल कंटिन्यू रोलिंग until an external force is not applied। इसका मतलब हुआ रोल कर रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, इसकी वजह से बॉल रुक जाती है ना। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो द बॉल विल कंटिन्यू मूव। ठीक है, फर्स्ट लॉ, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल नहीं हो जाता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, लेट सपोज कि इफ़ द डेस्क और एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, तो ये जो क्लास के अंदर डेस्क हैं, ये जो बोर्ड है या ये चौक आज हम यहाँ छोड़ के चले जाएं, तो इट विल रिमेन एट इट्स पोजीशन, कब तक, जब तक इसको मूव करने के लिए कोई अप्लाइड नहीं किया जाए फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप अपने घर में जो चीज़ जहाँ रख देते हैं तो वो वहीं रखी रहती है, कब तक, जब तक उसके ऊपर उसको मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो क्लियर सी बात हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियरली डिफाइंड एज इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied। हमने जैसे ही अप्लाइड किया ऑब्जेक्ट मूव कर दिया। और अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में है, विल रिमेन इन द इट्स मोशन, कब तक रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल ना हो जाए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ना, एयर रेजिस्टेंस है ना एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो बॉल रुक गई, नहीं तो वो तो कंटिन्यू मूव करती। तो in space there is no air resistance, there is no friction, so the object which is in motion will remain in motion, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस प्लैनेट को ना रोके। तो अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोक रहा है, इसीलिए
मिलियंस ऑफ ईयर्स से दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड टिल सेवरल ईयर्स विल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और वो कंटिन्यू मूव करते रहेंगे। ठीक है, वी हैव एयर, सो वी हैव द एटमॉस्फेयर, द फ्रिक्शन इज देयर, तो हम रोल करते हैं तो रोल तो वो करती रहती है एज पर जो फ्रिक्शन फोर्स और जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप दैट बॉल, ओके, इसीलिए वो रुक जाती है। सो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द स्टेटमेंट इज व्हाट, कि ये इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ द मोशन विल रिमेन इन मोशन। अब एक वर्ड आता है इनर्शिया, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मास नहीं है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर विल बी द इनर्शिया। आपने देखा होगा छोटा स्टोन होता है, अब जैसे ये वेरी लेस फोर्स इज अप्लाइड एंड इट विल मूव, बट द हैवियर स्टोन हैव मोर मास विल हैव मोर इनर्शिया। अब एक्चुअली ये पढ़ तो लिया कि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास है क्या। सो नाउ लिसन, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द एबिलिटी of an object to resist the change in state, its state, to resist the ability of an object to resist the change, to resist the change in state। अब वो स्टेट कैसी है, रेस्ट की भी हो सकती है या मोशन की भी हो सकती है। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन देंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये बात अलग थी, इसको रेस कर देते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया है ना। फर्स्ट लॉ लिखा इसलिए रहने दिया है कि वी विल मैच दिस एंड दिस, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनर्शिया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है कि टू रजिस्ट, टू अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट अपने मन से कभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगा, क्यों, रजिस्ट करता है, अपोज करता है चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन टू रजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी एबिलिटी है ये कि इट विल कंटिन्यू मूविंग, क्योंकि वो रजिस्ट करेगा अपनी स्टेट ऑफ जो चेंज करने को, मोशन की स्टेट को चेंज करने को रजिस्ट करेगा। और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में आना नहीं चाहेगा। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दिस एबिलिटी इज सेट टू बी एज इनर्शिया। और अब घुमा के देखा जाए तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। और इनर्शिया में क्या पढ़ रहे हैं, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि अगर वो रेस्ट में है आना नहीं चाहेगा। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ रिजेम्बलेंस, देयर इज़ अ रिजेम्बलेंस बिटवीन इनर्शिया एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड दैट इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो इट इज़ द एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट द चेंज। तो रजिस्ट द चेंज का मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाता ही रहूँगा, मैं चेंज करना नहीं चाहूँगा। मैं रजिस्ट, अगर कोई मुझे रोकता है तो मैं रजिस्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं मूविंग में हूँ तो मूविंग में ही रहूँगा, मुझे कोई अगर रोकना चाहेगा तो मैं रजिस्ट करूँगा। अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँगा, अगर कोई मुझे मूव करना चाहेगा तो मैं रजिस्ट करूँगा। सिंपल है इनर्शिया, ठीक है। दिस इनर्शिया इज डिफाइंड एंड डिफरेंट टाइप्स। सो हियर इट इज़ 3 types of inertia are there, है ना। So inertia have 3 type, inertia of motion and inertia of direction, ठीक है। inertia of rest, motion and direction, है ना।
क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा था ना, चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, ठीक है, यही तीनों अलग आ जाते हैं। तो व्हेन ऑफ रेस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी एबिलिटी क्या है कि वो रेस्ट में रहेगा, अपने रेस्ट को जो चेंज करेंगे अगर हम तो वो उसको अपोज करेगा, है ना। तो क्या हुआ कि व्हेन वी आर सिटिंग इन द बस, ठीक, हम वी आर इन द रेस्ट और बस इज़ आल्सो एट रेस्ट, अभी चल नहीं रही है, लेकिन जैसे ही मूव करती है बस हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, जस्ट बिकॉज कि हम पहले रेस्ट में थे और बस भी रेस्ट में थी। तो बस मूव की तो हमारी जो एबिलिटी थी, इनर्शिया क्या है, एन एबिलिटी, तो एबिलिटी थी इस ऑब्जेक्ट की कि वो मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपोज करेगा ना मोशन को। और जब वो ये अपोज करेगा ड्यू टू इनर्शिया, तो बस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें जो पीछे झटका लगता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इफ़ द बस इज इन मोशन एंड वी आर सिटिंग इन द बस इज आल्सो इन मोशन, ठीक है, बस भी चल रही है और हम भी मोशन में हैं। जैसे ही बस ब्रेक लगाती है तो हमारी बॉडी मोशन में थी, तो मतलब इनर्शिया की एबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि हमारी बॉडी मोशन में है तो फिर मोशन में ही रहना चाहेंगे, स्टॉप होना नहीं चाहेंगे। यही तो हमारी एबिलिटी है, यही तो इनर्शिया है। तो बस तो ब्रेक लगा दिया और हम अभी भी मोशन में रहना चाहेंगे, तो इसलिए फॉरवर्ड जर्क लगता है। क्लियर होगी बात। सो दैट फॉरवर्ड जर्क जो लगता है दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी और हम चाहेंगे कि मोशन में रहें, लेकिन बस तो रुक गई, तो हमने रजिस्ट किया, फिर भी हम आगे की तरफ झटका लग गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। व्हेन वी आर सिटिंग इन द बस, ठीक है, एंड द बस टर्न्स इमीडिएटली, इफ सडनली बस टर्न्स, ठीक है। तो बस क्या होता है कि हम जब बस में मूव कर रहे थे, मोशन में थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, बस ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और हम अपना डायरेक्शन चेंज करने को अपोज करेंगे, यही तो इनर्शिया है, ठीक है। तो बस तो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, हम अपने डायरेक्शन अपोज कर रहे हैं चेंज करने को, इसलिए हम साइड में दबते हैं। आपने देखा होगा जब बस एकदम टर्न लेती है तो हम उसके बस के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में दब जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मीन्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, मोशन पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा, ओके। सो इन दैट वे वी हैव डिस्कस अबाउट फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट लॉ वी हैव डिस्कस, ओके। सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ वी विल डिस्कस लेटर, ओके। रिवाइज दिस टॉपिक, थैंक यू।